स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग सर। पिछली बार हम लोग बात किए थे एन एपिटाफ पे और आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन चैप्टर जो चैप्टर 6 है द सोल्जर लेकर चलेंगे। और द सोल्जर को लिखने वाले जो हैं रूपर्ट ब्रूक हैं और ये ऑलरेडी एक सोल्जर है। जैसे कि आप जानते हो कि ये रेनबो सेकेंड का जो 6 चैप्टर है बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो भी क्वेश्चन इससे आते हैं बहुत इजी होता है। और किसी भी चैप्टर से आप जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, 2 नंबर के लिए क्वेश्चन आंसर आता है, इसके बाद एक्सप्लेनेशन करने के लिए आता है और समरी आता है। तो हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे कि हम लोग का ऑब्जेक्टिव, समरी, एक्सप्लेनेशन सब कुछ क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले द सोल्जर के बारे में ही हम लोगों को जानना है कि द सोल्जर ये आता है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कि सोल्जर किस तरह का करता है। तो इसको आप कहेंगे कि सोनेट है। सोनेट पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के लिए। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप जानेंगे कि सोनेट है। सोनेट किसे कहते हैं? ये कई बार क्वेश्चन ये आ चुका है एग्जाम में कि सोनेट किसे कहते हैं। तो 14 लाइन की जो पंक्ति होती है, 14 लाइन की यानी कि 14 लाइंस की जो पंक्ति होती है उसे हम कहते हैं सोनेट। क्या गया है एग्जाम में कई बार आता है कि ना कुछ 14 देता है, 15 देता है, 16 देता है, 17 देता है। तो 14 लाइन की पंक्ति को हम लोग सोनेट कहते हैं। यानी कि कोई भी कविता आपको 14 लाइन में लिखा रहेगा। जैसे देखिए हम लोग द सोल्जर पढ़ रहे हैं तो 14 लाइन में लिखा है, ठीक है ना, 8 और 14 के 14 लाइन में। तो पहला क्वेश्चन द सोल्जर। दूसरा क्वेश्चन जो इसके ऑब्जेक्टिव में आएगा कि इसको किसने लिखा है, रिपोर्ट ब्रूक। ये कहां से बिलोंग करते हैं? तो इंग्लैंड से। अब देखिए आपको जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स है उस सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को याद नहीं करना है। इसलिए नहीं याद करना है, ठीक है, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स कि आपका जो भी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स होता है बुक से ही आता है। और स्टूडेंट किस तरह से ग्रामर से चाहे कोई टीचर लिखवा देता है पूरा याद करता है 200 400 और उसमें से एक भी नहीं आता है। तो आप समझिए कि इसमें से सिनोनिम्स में सबसे पहले ये क्वेश्चन देखिए, वेल टू डू। ये ऑब्जेक्टिव के लिए ही वाज बोर्न वेल टू डू फैमिली। वेल टू डू मतलब कि रिच फैमिली, संपन्न फैमिली। और ये एक बार आया भी है 2020 या 2021 में आया है कि वेल टू डू का मतलब क्या होता है, रिच होगा। तो रूपर्ट ब्रूक जो है वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करते हैं, यानी कि रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं। दूसरे इनके बारे में ऑब्जेक्टिव है जो आता है क्वेश्चन कि इंग्लैंड के सबसे यंगेस्ट, ठीक है, देखिए हैंडसमेस्ट यंग मैन इंग्लैंड। और इसको कहने वाले कौन हैं? W.B. Yeats। W.B. Yeats इनको बोले हैं, ठीक है, W.B. Yeats। ये क्वेश्चन आता है कि ऑब्जेक्टिव में कि कौन ऐसा कवि है जो सबसे हैंडसम था। तो आप मारेंगे रूपर्ट ब्रूक। दूसरा क्वेश्चन है कि रूपर्ट ब्रूक को इंग्लैंड का सबसे हैंडसम किसने कहा था? तो W.B. Yeats। ये ऑलरेडी एक पोएट है, ठीक है ना, लेकिन इन्होंने कहा था। अब ये मत समझना कि W.B. Yeats ने द सोल्जर को लिखा है। इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन इसमें आया हुआ है और आता है कि रूपर्ट ब्रूक की मृत्यु कैसे हुई थी। तो देखिए रूपर्ट ब्रूक की मृत्यु इस डिजीज से हुआ था जिसे सेप्टिकेमिया बोलते हैं। ये जहर है। सेप्टिकेमिया, हाँ, ये जहर है जो रक्त में जहर बनने के कारण होता है। रक्त में जहर बनने के कारण प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद युद्ध से एक जगह से लौट कर आ रहे थे और एक टापू पे, देखिए इसमें आपकी बुक में लिखा हुआ है। पहले तो आप समझिए कि जो आपके रेनबो सेकेंड में जो लिखा है वही आएगा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में। अब कोई कितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाला नहीं है, ये माइंड में सेट कर लीजिए। अब कोई झूठ-मूठ का 500 1000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बना कर दे दे तो आने वाला नहीं है। आप याद करो, बहुत सारे स्टूडेंट नहीं जानते, याद करते हैं। बात समझ आ रही है ना? बोलो जोर से। यस सर। ठीक है। तो अब क्या होता है कि इनकी जो मृत्यु हुई थी सेप्टिकेमिया वर्ड से हुई थी, रोग से, रक्त में जहर बढ़ने के कारण। इस वर्ड को याद करिएगा। ट्यूबरक्लोसिस से किसकी मृत्यु हुई थी? ट्यूबरक्लोसिस से जॉन किट्स की। ट्यूबरक्लोसिस से जॉन किट्स की और टू एटम लिखे हैं, ठीक है ना, ट्यूबरक्लोसिस। ये चीज जानना है। अब देखिए ये कह रहा है आपके किताब में लिखा हुआ है कि आ रहे थे कहां से, तो
एक जूझ से आ रहे थे और इनकी मृत्यु हुई थी। आइसलैंड लिखा हुआ है, आइसलैंड। आइसलैंड मतलब होता है टापू। आइसलैंड मतलब क्या होता है? टापू। आइसलैंड ऑफ एजियन लिखा है, AEGEN एजियन। इस यहीं पे इनकी मृत्यु हुई थी, आइसलैंड। आइसलैंड मतलब होता है, तो यहाँ पे मृत्यु हुई थी जब जूस से लौट कर आ रहे थे। तो और फोर्थ नंबर इनके बारे में आता है कि ब्रूक को किस रूप में जाना जाता है? तो वार पोएट के रूप में जाना जाता है। रूपर्ट ब्रूक को वार पोएट में, यानी कि द सोल्जर से ही मतलब होता है कि सैनिक है, सैनिक मतलब युद्ध वाला बात है, वार पोएट। तो अब देखिए ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसके कि वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करते हैं। डब्ल्यू वेट्स इनको हैंडसम व्यक्ति कहते हैं। इनकी मृत्यु हुई थी सेप्टिकेमिया से, जो एट द आइलैंड ऑफ एग्नियम पर रुके हुए थे, और इनको वार पोएट के रूप में जानता है। तो सोल्जर कैसा है? सोनेट है, ठीक है ना। सोनेट किसे कहते हैं? 14 लाइन की पंक्ति को। अब थोड़ा सा इसकी थीम समझने की कोशिश करें, तब हम लोग आ जाते हैं कि क्या लिखे हैं। इसमें एक अंग्रेज सैनिक की भावनाओं को बताया गया है। इट प्रेजेंट्स द फीलिंग ऑफ एन इंग्लिश सोल्जर। कोई दिक्कत नहीं है ना। और उन्हें अपनी मातृभूमि से कितना प्यार करता है, इंग्लैंड से कितना प्यार करता है, इसी बात को दर्शाया गया है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इसके पोएम पर वन बाय वन करके, ठीक ना। जिसको इसको लिखना है उसे लिख लें। पोएम पे वन लाइन बाय लाइन आप समझने की कोशिश करिएगा। अगर आप ये समझ लेते हैं तो फिर आपको समरी लिखने में कहीं दिक्कत नहीं होगी, ऑब्जेक्टिव कहीं से भी दिक्कत नहीं होगी, एक्सप्लेन करने में भी आपको कहीं से दिक्कत नहीं होगी, जो भी क्वेश्चन आते हैं। अगर स्टूडेंट्स किसी को नहीं समझता है, प्रॉब्लम्स हो जाती है। देखो कह रहा है कि अगर इफ आई शुड डाई, देखिए रूपर्ट ब्रूक क्या कर रहे हैं, अपने भी ले रहे हैं, सैनिक की भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर मैं मर जाऊं, इफ आई शुड डाई, इसका हिंदी होगा कि अगर मैं मर जाऊं, चाहिए नहीं होगा, शुड का हिंदी आपको चाहिए नहीं, अगर मैं मर जाऊं, ओनली थिंक ऑफ मी, केवल मेरे बारे में सोचिए। कवि कह रहा है कि अगर मैं मर जाऊं, अब यहाँ पे थोड़ा सा कविता का मतलब होता है कि पूरी को एक्सप्लेन करना होता है। यहाँ पे जो कवि है रूपर्ट ब्रूक, ये कहना चाहता है कि मैं युद्ध में जाता हूँ कहीं भी लड़ने के लिए। सैनिक कहीं भी युद्ध लड़ने के लिए जाएगा, दूसरे देश में भी जा सकता है, विदेश में भी जा सकता है। विदेश में ही गया है, विदेश की बात कर रहा है कि अगर मैं जाता हूं, अगर मैं मर जाता हूं, तो मरने के बाद आप मेरे बारे में सोचिए। और क्या कर रहा है? कह रहा है कि दैट देयर सम कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन, फॉरेन मतलब विदेश, फॉरेन मतलब विदेश, यहाँ पे लिखेंगे विदेश, यानी कि विदेशी जमीन। कह रहा है कि अगर मैं मर जाता हूं और किसी भी विदेशी जमीन की किसी भी, कहीं भी, किसी भी कोना में अगर मेरी मृत्यु हो जाती है युद्ध के दौरान, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। देखो तुम मोबाइल देख रहा है, हेलो सलोनी, क्या हो जाओ तो, क्यों मोबाइल देख रही हो? सॉरी, ठीक है, और मत देखना। दैट देयर सम कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फील्ड, अगर ठीक है किसी भी विदेशी जमीन पे मेरी मृत्यु हो जाती है कहीं भी, कह रहा है कि दैट इज फॉरएवर इंग्लैंड देयर शैल बी। अब कह रहा है कि अब देखिए वो जाएगा सैनिक लड़ने के लिए, उसकी मृत्यु हो जाएगी, जहां मृत्यु हो जाएगी वहीं उसको दफना दिया जाएगा। तो कह रहा है कि जहां भी मुझे दफना दिया जाएगा वो जमीन हमेशा के लिए क्या हो जाएगा? इंग्लैंड कर लिया जाएगा। दैट इज फॉरएवर, फॉरएवर मतलब सदा के लिए, इस वर्ड को याद करिए, फॉरएवर मतलब सदा के लिए, हमेशा के लिए। यही मैं कह रहा हूं कि याद करने की कोशिश करिए, यही आता है एग्जाम में, फॉरएवर सदा के लिए। तो वो जमीन हमेशा के लिए किसका हो जाएगा? इंग्लैंड की हो जाएगी। अब यहाँ पे आगे कारण बता रहा है कि क्यों इंग्लैंड की हो जाएगी। कह रहा है कि इन दैट रिच, रिच मतलब धनी होता है, अर्थ मतलब भूमि, वो जमीन ऐसी ही धनवान है, ये रिचर डस्ट कंसील। और कह रहा है कि उसमें जब हमें दफना दिया जाएगा, उसमें हमें छिपा दिया जाएगा तो और धनवान हो जाएगा। इस वर्ड को बेटा खूब बढ़िया से देखिए, कंसील मतलब होता है हिडन, ये आया हुआ है हिडन। ये आपका जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं कई बार ये आता है, कंसील मतलब छिपाना होता है, हिडन मतलब छिपाना, तो यही आता है कंसील का। व्हाट डू मीन बाय हिडन? कंसील हिडन होगा, हाइड छिपाना। ये वर्ड कई बार आ चुके हैं एग्जाम में, सिनोनिम्स। स्टैनफोर्ड आता है कि व्हाट डू स्टैनफोर्ड, यानी कि क्या समझते हैं कंसील मतलब? हिडन।
अब देखते हैं आगे क्या कर रहा है। कह रहा है कि अ डस्ट हूं, आपको बताया गया है, जब मैंने बताया है आपको ग्रामर पढ़ाया है रिलेटिव प्रोनाउन, तो मैंने बताया है कि जब रिलेटिव प्रोनाउंस को यहाँ पे जोड़ते हैं तो उसको क्या करते हैं, डस्ट वह जमीन जो जिसे इंग्लैंड में, यानी कि जिस जमीन में, कह रहा है कि उस जमीन में इंग्लैंड ने मुझे जन्म दिया है। किस जमीन में, यानी कि ये कभी इंग्लैंड का है, और कारण बता रहा है कि अगर मुझे विदेशी धरती पर दफना दिया जाएगा तो वो विदेशी धरती जिस कोना में भी दफनाया जाएगा वो हमेशा इंग्लैंड के लिए हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि मेरा जन्म इंग्लैंड में हुआ था। कह रहा है कि इंग्लैंड ने मुझे जन्म दिया, सेम मतलब आकार दिया, बड़ा किया, ब्रिंग अप पालन पोषण किया, मेड अवेयर मुझे सचेत किया, जागरूक बनाया, सोचने समझने की शक्ति दिया। कितना बेहतरीन लॉजिक दे रहे हैं कवि, ठीक है, एक सोल्जर के रूप में कह रहे हैं कि क्योंकि इंग्लैंड ने मुझे जन्म दिया, इंग्लैंड ने एक बेहतरीन आकार दिया, रूप दिया, साजा सवारा मेरे को, इंग्लैंड ने मुझे सचेत किया, गिफ्ट इंग्लैंड ने मुझे दिया एक बार, फ्लावर हर फ्लावर फुल टू लव, यानी कि प्यार करना सिखाया। ये भी क्वेश्चन आता है, देखिएगा, हर फ्लावर टू लव, ये आता है फ्लावर का संबंध टू लव से, प्यार करने से, तो प्यार करना सिखाया। हर विज वहां की गलियों में, वहां के राहों पे मुझे रोम मतलब विचरण करना, घूमना फिरना, तो ये कह रहा है कि वहां पे घूमना फिरना, यानी कि इंग्लैंड ने मुझे घूमना फिरना बताया, इंग्लैंड ने मुझे अपने गलियों में विचरण करना सिखाया, इंग्लैंड ने जन्म दिया। आगे क्या कर रहे हैं, ये बॉडी ऑफ इंग्लैंड, इसलिए वो कभी क्या कर रहे हैं कि वो जो बॉडी है इंग्लैंड का है। कौन सा बॉडी, अपने शरीर को कह रहा है कि इंग्लैंड का है, क्योंकि इतना ने इंग्लैंड ने किया है। ब्रीथिंग इंग्लिश एयर, हमने सांस लिया है अंग्रेजी हवाओं में, ठीक ना, इतना ही नहीं कहा, कह रहा है कि वॉश्ड बाय द रिवर्स, इंग्लैंड की नदियों में मैंने नहाया है। ब्लेस्ड आशीर्वाद दिया है, द सन ऑफ द होम, यानी कि उस इंग्लैंड के सूरज ने मुझे उष्णता प्रदान की है, गर्मी प्रदान की है। तो कह रहा है कि मेरा बॉडी इतना जागरूक, इतना बेहतरीन जो बना है उसने इंग्लैंड ने बनाया है, इसलिए मेरे बॉडी से जो कोई भी टच करेगा वो इंग्लैंड का हो जाएगा। कितना बेहतरीन रीजन दे रहा है कवि, देखिए अपनी भावनाओं को कैसे जागृत कर रहा है एक सोल्जर के रूप में। आखिर अगर देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक का थीम यही हुआ कि कवि कहना चाहता है कि अगर मैं मर जाता हूँ, अगर मैं जाता हूँ, आई एम गोइंग टू अनदर कंट्री फॉर फाइट, अगर मैं लड़ने के लिए दूसरे देशों में जाता हूँ, किंचित अगर मेरी मृत्यु हो जाती है, तो अगर मुझे जहां पे दफनाया जाएगा वो धरती हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इंग्लैंड ने मुझे जन्म दिया, इंग्लैंड ने मुझे परवरिश किया, इंग्लैंड के नदियों में मैंने स्नान किया, इंग्लैंड ने मुझे फूल दिया जिसे प्यार करना सिखाया, इंग्लैंड ने मुझे अपने राहों में, गलियों में मुझे विचरण करना सिखाया, इंग्लैंड ने मुझे जागरूक बनाया, इंग्लैंड ने ऐसी गर्मी प्रदान की जो मुझे एक बेहतरीन शरीर दिया, और ये शरीर इसलिए हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा, और जो भी टच करेगा इस बॉडी से वो इंग्लैंड का हो जाएगा। आगे देखिए क्या कवि कहता है, अब देखिए आगे कवि कहता है कि एंड थिंक, सोचो, दिस हार्ट, यह दिल, ये हृदय है, ऑल एविल सेड अवे, देखिए ऑल एविल सभी बुराइयां, ऑल एविल सभी बुराइयां, सेड अवे मतलब कि बह जाएंगे, धुल जाएंगे। कवि कहता है आगे, देखिए कितना उसका नेक विचार है, जेंटलमैन, कहता है कि अगर मैं युद्ध में मर जाता हूं तो कह रहा है कि मेरी सभी बुराइयां खत्म हो जाएंगी, मैं जितने भी पाप किए हैं सब धुल जाएंगे। और हमारे यहाँ क्या कहा जाता है, हमारे यहाँ कहा जाता है हिंदुस्तान में कि अगर आप कितना भी बुराई करो और गंगा में एक बार स्नान कर लेंगे तो आपकी सभी बुराई खत्म हो जाएगी। कहता है कि नहीं, बताओ अंजलि, कहता है हाँ, लेकिन यहाँ पे देखिए कितना ये सोल्जर्स जो है रूपर्ट ब्रॉक एक कह रहा है कि अगर मैं मर जाता हूं तो ऑल एविल सेड अवे, आगे कह रहा है कि मेरा धड़कन, अ पल्स इन द इटर्नल माइंड, ठीक है ना, नॉलेज, कह रहा है कि मेरा दिल का धड़कन, वाइब्रेशन होता है इसका, इटर्नल और शाश्वत होता है, कह रहा है कि इसके प्रति जो मेरी सोच है कभी कम नहीं होगी। आगे कह रहा है गिव्स समवेयर बैक द थॉट्स बाय इंग्लैंड गिविंग, कह रहा है कि ये सारा चीजें, ये विचार जो है किसने दिया है, इंग्लैंड ने दिया है। कह रहा हर साइट्स, देखने की क्षमता, साउंड्स, आवाज, स्वप्न, खुशी, हर एक पल किसने दिया है,
इंग्लैंड में लिया है। आगे कभी कर रहा है हंसना, लाफ्टर मतलब हंसना होता है। लर्न अ फ्रेंड, दोस्ती करना सिखाया है। जेंटिलनेस ने विनम्रता दिया है। जेंटिलनेस में विनम्रता होता है। टेंडरनेस, इसका कभी कभी टेंडरनेस होता है। टेंडरनेस इसका भी मतलब विनम्रता होता है, तो ये भी आ जाता है। कभी यहाँ पे देखिए आगे कह रहा है कभी कि अगर मैं युद्ध करते हुए मर जाता हूं तो मेरी सभी बुराइयां खत्म हो जाएगी। युद्ध करते हुए मर जाता हूं, और मैं ये कहता हूं कि मेरा जो विचार है, थॉट्स है, मेरी जो दृष्टि है, मेरी जो आवाज है, मेरी स्वप्न देखने की है, सब कुछ मुझे इंग्लैंड ने दिया है। कह रहा है कि मुझे दोस्ती का लर्न ऑफ द फ्रेंड्स, मैंने सब दोस्तों से सीखा है। इसके बाद कहता है विनम्रता, सजनता, सौम्यता, ये सारा चीजों मैंने इंग्लैंड में सीखा है। इसलिए वो इंग्लैंड की इतनी तारीफ कर रहा है, अपने देश की, अपनी कंट्री की, मदरलैंड की इतनी तारीफ कर रहा है। कह रहा है इन हार्ट एट पीस, मेरे दिल को शांति मिलेगी। कहाँ मिलेगी? अंडर एंड इंग्लिश हेवन। हेवन मतलब स्वर्ग होता है, पैराडाइज, हेवन स्वर्ग। कह रहा है कभी कि अगर वो जमीन जो है, जिस जमीन को मुझे दफनाया जाएगा, अगर उस जमीन को इंग्लैंड का माना जाएगा, तो इंग्लैंड की जमीन जब माना गया तो वहां पर मुझे शांति मिलेगी मेरे दिल को, क्योंकि मुझे इंग्लैंड से इतना घनिष्ठ संबंध है। तो कुल मिलाकर के इस चैप्टर को, इस पोएम को पढ़ने के बाद एक इंग्लिश सोल्जर की बहुत ही देशभक्ति देखने मिली। इसलिए इसे पैट्रियोटिक भी कहते हैं। पैट्रियोटिक, पैट्रियोटिक याद रखिएगा, देशभक्ति, यानी कि ये कविता देशभक्ति से प्रति भी क्वेश्चन आता है पैट्रियोटिक ऑब्जेक्टिव में। अब देखिए लास्ट में, अगर मान लीजिए कि आपसे कुछ भी आता है इसमें से, जैसे यही दे दिया था और साइड एंड साउंड एवरेज और कहेगा एक्सप्लेन करिए, 4 मार्क्स लिया था, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले इसको देखने के बाद आप पता करोगे कि ये किससे, पोएम से। अगर आपको लगेगा कि 10 सोल्जर से है, तो आप तुरंत लिखेंगे दिस पोएम, दिस लाइन has been taken from the poem The Soldier, which has been composed by Rupert Brooke. इतना जैसे ही लिखेंगे आपका 2 नंबर क्लियर हो जाएगा। अब 2 नंबर के लिए इसका हिंदी लिख देना है, आई मीन क्या कर रहा है उसको वर्णन कर देंगे। इस तरह से आपका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। ठीक है, अगली वीडियो में हम आपको समरी और इसका क्वेश्चन आंसर लेकर आएंगे, अन्यथा दूसरा चैप्टर पे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।